नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र की इस कक्षा में आज आपके साथ में चर्चा करूंगा संघर्षवादी सिद्धांत की, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आधुनिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उदय से लेकर अभी तक इसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का क्रम चलता रहा। समाजशास्त्र के उदय के प्रारंभिक वर्षों में पॉजिटिविस्ट, प्रत्यक्षवादी, फंक्शनलिस्ट, प्रकारवादी सिद्धांतों के उपागम रहे। इन दोनों से संबंधित विचारकों, सिद्धांतकारों ने अवधारणात्मक, विश्लेषणात्मक और सैद्धांतिक आधार पर समाजशास्त्र को हम सबके सामने परिमार्जित और सतत रूप से समृद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन इनके बीच में एक दौर ऐसा भी आया, क्योंकि ये लोग तो समाज को समझने का प्रयास कर रहे थे और उसको कह रहे थे कि इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने की जरूरत है, जानना चाहिए। लेकिन वहीं इनके बीच में, इन समाजशास्त्री विचारकों और सिद्धांतकारों के बीच में एक कुछ ऐसा भी दौर चला कि लोगों का कहने लगे कि समाज में असंतुलन और संघर्ष के बिंदु भी तो उभरते हैं। असंतुलन भी होता है समाज में और संघर्ष भी होता है। इन सामाजिक असंतुलन और संघर्ष के बिंदु से जो संघर्ष के पॉइंट हैं, इससे सामाजिक व्यवस्था में पैथोलॉजिकल, व्याधिकी लक्षण भी आ जाते हैं। इसको क्या देखा जाएगा? तो इसके आधार पे उन्होंने कहा कि प्रकारात्मक और प्रत्यक्षवादी जो है, उससे समाज की संरचना और सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण में जो संघर्ष है उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। इसलिए कुछ विचारकों ने कहा कि सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण में संघर्ष को, कॉन्फ्लिक्ट को सेंटर में रखना जरूरी है। और उन्हें कुछ प्रस्ताव रखे। उनका कहना था समाज एक पूर्ण स्थायी संतुलन वाली कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि अपूर्ण रूप से व्यवस्थित और समन्वित तत्वों की निरंतर परिवर्तनशील और अस्थिर रहने वाली संरचना है। ये परिवर्तन होते रहते हैं निरंतर, और इसलिए अस्थिर है। सतत परिवर्तन और संघर्ष की प्रक्रिया मानव समाज की सहज विशेषताएं हैं, क्योंकि लोग जब साथ साथ रहते हैं तो उनमें समान हितों के पोषण और संरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा होने के साथ साथ संघर्ष भी होने लगता है। सामाजिक संरचना में ही सामाजिक संघर्ष के बीच अंतर्निहित है, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य प्रकृति को। सामाजिक संरचना में प्रकृति जो परिवर्तन है, उसकी अंतर्भूत संभावनाएं प्रकृति के विस्तार, सघनता और गति के अनुसार अलग अलग होती हैं। सामाजिक व्यवस्था में संसाधनों, अवसरों और पारितोषिकों का असमान वितरण संघर्ष उन्मुख परिस्थितियों और प्रक्रियाओं को जन्म देता है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक संबंध जो सोशल रिलेशन है, उसमें सत्ता, अथॉरिटी और शक्ति, सत्ता और पावर की संरचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और समाज में सत्ता और शक्ति प्राप्त करने के क्रम में दो या दो से अधिक समूहों के बीच में सामाजिक संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। इसको कहा जाता है संघर्षवादी सैद्धांतिक उपागम। जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा कि पॉजिटिविस्ट और फंक्शनलिस्ट थे, उसी तरह से संघर्षवादी उपागम भी हमारे आया। तो इसमें जो है मार्क्सवाद बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। और आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है हैबरमास ने फ्रैंकफर्ट समुदाय की स्थापना की। हैबरमास ने फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के विचारकों के साथ उसने बताया कि संघर्षवादी जो सिद्धांतकार हैं, उनकी द्वितीय श्रेणी में राउल डेरेनडेफ आता है। शुरुआत में तो ठीक है, मार्क्स है, मार्क्स के बाद राउल डेरेनडेफ और लेविस कोजर आते हैं। तो और उसके मैक्स वेबर का भी काम है संघर्ष में। तो संघर्षवादी सिद्धांत जो है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, उसको हम देखेंगे कार्ल मार्क्स, लुईस कोजर और राउल डेरेनडेफ। तो इनके आधार पे संघर्षवादी सिद्धांत है। लेकिन यहां हम अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से वर्ग संघर्ष की बात करेंगे। वह जो हमारा कार्ल मार्क्स की थ्योरी है वर्ग संघर्ष की, उसकी बात करेंगे। मार्क्स कहते हैं वर्ग संघर्ष एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्ग के आधार पे संस्था, संगठन, सृजन की विधा, नियमों और मूल्यों का विभाजन वर्गीय आधार पर होता है। समाज में अनेक संगठन और संस्थाएं शुद्ध रूप से वर्गीय संगठन और संस्थाएं हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने मार्क्स से पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था
कि आदिवासी समाजों में राज और सरकार नहीं थे, इसलिए ये समाज मस्तकविहीन ऐसा फेलस सोसाइटी थे। अब मार्क्स कहता है कि जो वर्ग और वर्गों का गठबंधन है वो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है। उसे छिपाने के प्रयास में ये लोग शिक्षा, धर्म और नैतिकता का प्रयोग करते हैं। इसे मानव ने विकसित किया, परंतु शासक वर्गों की चाल और चतुराई से आम जनता इन्हें शाश्वत और स्वाभाविक समझने लगी। वर्ग सिद्धांत में मार्क्स ने कहा कि अलग अलग वर्गों की संरचनाएं, समूह और संगठन अलग अलग होते हैं। मुख्य रूप से जो आधारभूत वर्ग है उनके संगठन और समूह तो निश्चित रूप से अलग अलग होते हैं। जैसे पूंजीवाद में पूंजीपतियों के परिवार अलग होते हैं और मजदूर वर्ग के परिवार अलग होते हैं। बीच के वर्गों की स्थिति उसने स्पष्ट नहीं की। एलिन ओक्ले राइट ने इसे विरोधी वर्ग की स्थिति का, कंट्राडिक्टरी क्लास लोकेशन का। वो कहते हैं, इसको उदाहरण देकर उसने एलिन ओक्ले ने कहा कि मध्यम वर्ग की अगर किसी सुंदर कन्या की शादी, रूपवती कन्या की शादी किसी धन कुबेर के बेटे से हो सकती है। धन कुबेर का बेटा सुंदर रूपवती कन्या शादी कर लेगा। ये स्थिति है कंट्राडिक्टरी क्लास लोकेशन की, अर्थात इसे वो कहता है विरोधी वर्ग की स्थिति। यहाँ पे जो है मार्क्स के विचारों में वर्ग की धारणा केंद्रीय स्थान है। वो इसे एक संपूर्ण सिद्धांत मानते हैं। मार्क्स ने हालांकि वर्ग को बहुत कहीं स्पष्ट नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ग के आधार पर ही वर्ग चेतना बनती है और वर्ग चेतना बनने से वर्ग संगठन बनते हैं। तो ये जो मार्क्स का था, केंद्रीय धारणा के आधार पर जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, वो कहता है वर्ग एक ऐतिहासिक कोटि है, इसलिए वर्ग संघर्ष भी ऐतिहासिक कोटि है। कोटि का अर्थ इसका उदय इतिहास के एक चरण में हुआ और ये उत्पादन की शैलियों के आधार पर उभरने वाले इतिहास के चरणों के अनुसार बदलता रहता है। अलग अलग युगों में इसकी संरचना और चरित्र अलग अलग हो जाते हैं। वर्गों का उदय होने से अनिवार्य रूप से वर्ग संघर्ष भी समाज में उभरता है। ये मशीनी रूप से नहीं होता। बोले वर्ग विभाजित समाजों में एक वर्ग वह है जो उत्पादन के साधनों का मालिक और उसका नियंत्रक है, कंट्रोलर होता है, और एक वर्ग वो है जो इसका नियंत्रक नहीं होता। अब इन अनियंत्रकों में एक वर्ग वो होता है जो नियंत्रक नहीं होता। उस अनियंत्रकों में भी एक वर्ग वह होता है जो उत्पादन में श्रम शक्ति प्रदान करता है, चाहे वो दास हो, किसान हो या औद्योगिक मजदूर हो। नियंत्रक वर्ग का अंतर्विरोध अन्य सभी वर्गों से होता है। जो नियंत्रक वर्ग है उसका अंतर्विरोध समाज के सभी वर्गों से होता है, परंतु उस वर्ग से निर्णायक अंतर्विरोध होता है जो श्रम प्रदान, जो श्रम देने वाला है, जो अपना श्रम देता है उत्पादन में, उससे उसका निर्णायक अंतर्विरोध होता है। इनके हित और स्वार्थ चूंकि एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। मार्क्स ने यह भी कहा कि वर्ग संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि एक छोटा समूह एक समाज में उत्पादन की शक्ति पर, प्रकृति के स्रोतों पर, अन्य सुविधाओं पर नियंत्रण कर लेता है और शेष सभी लोग वंचित की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इससे उनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती है जो कठोर श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं बदले में, और उसके बदले में कठोर श्रम मतलब दिन भर 10-12 घंटे काम करने के बाद जीवित रहने के साधन मात्र ही मिलते हैं। द्वंद्वात्मक के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तथ्य दूसरे से जुड़ा हुआ, जो द्वंद्वात्मकता है उसके सिद्धांत के अनुसार मार्क्स कहता है कि प्रत्येक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा रहता है और प्रत्येक तथ्य गत्यात्मक होता है, अतः एक दूसरे के को बराबर ही संघर्ष और सहयोग की प्रक्रिया से प्रभावित करता है। यहाँ अंतर्विरोध की जो है सक्रिय अभिव्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। सामान्यतः वर्गों के अंतर्विरोध जो हैं आर्थिक क्षेत्र में पहले फूट पड़ते हैं। इसके लिए उसने कहा कि वर्ग संघर्ष के लिए जरूरी है कि वर्ग चेतना हो। मालिक वर्ग या शासक जो है वर्ग संघर्ष के लिए जो वर्ग जो होता है, वर्ग संपत्ति होती है, उसका मालिक होता है, इसलिए उसकी संवेदनशीलता अधिक होती है। वो गंवाने की चिंता में, पाने की चिंता उसकी अधिक होती है। उसको लगता है कि पाने से ज्यादा वो चिंतित रहता है कहीं मेरे हाथ से ये सत्ता चली ना जाए, गंवाने के लिए ज्यादा चिंतित रहता है। तो मार्क्स ने कहा कि वास्तव में वर्ग संघर्ष की एक शर्त जो है वर्ग चेतना नहीं है। वास्तव में वर्ग चेतना होती है जब तक वह वर्ग अपने आप में वर्ग होता है, लेकिन वो कहता है कि जैसे ही वो अपने हितों को पूरा करने लगता है तो उसमें संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष पहले आर्थिक क्षेत्र में प्रारंभ होता है क्योंकि इस क्षेत्र में वर्गीय शोषण आसानी से स्पष्ट हो जाता है। द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत के अनुसार पर ऐसा होना मशीनी रूप से जरूरी नहीं है। बोलते हैं वर्ग संघर्ष कई प्रकार का हो सकता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संघर्ष है, विचारों के क्षेत्र में संघर्ष होगा, राजनीति के क्षेत्र में संघर्ष है। बोले इसमें क्या है, मार्क्स कहता है एक वर्ग की प्रभुता आर्थिक साधनों को नियंत्रण पर आधारित है, अतः उसकी रक्षा राज्य की दमनकारी शक्तियों से होती है। तो ये जो है उसका वर्ग संघर्ष का है
ये कहता है कि इसमें शासक वर्ग जो है वो अपने अपने उसको बचाने के लिए कि कैसे हम अपनी सत्ता को बचा के रखें, तो उसके लिए वो जो वो रहते हैं आपके जिनके साथ उसका काम कराता है जो उत्पादन में, उनसे वो संघर्ष करने लगता, उनका शोषण करने लगता। और शोषण की जो प्रवृत्ति है इसके कारण ही वो बोलता है कि समाज में वर्ग संघर्ष होता है। उसने कहा उत्पादन के आधार, समाज का जो आर्थिक आधार है, उसने कहा उत्पादन की शक्तियां, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की भौतिक शक्तियां, मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, वैधानिक और राजनीतिक अधिसंरचनाएं, लीगल एंड पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो हैं उसने अपने उसमें बताया कि इनके आधार पे जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वर्ग चेतना जो आती है, उस वर्ग चेतना के आधार पे समाज में संघर्ष होने लगता है। मार्क्स ने इसको स्पष्ट कहा है कि यहाँ पे संपत्ति, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग की अवधारणाएं जो हैं उससे सामाजिक व्यवस्था में वर्ग संघर्ष और वर्ग संघर्ष जन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। वो कहता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद के क्रम में उसने कहा कि अब तक का जो हमारा इतिहास है वो सारा वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स कहते हैं समाज की चारित्रिक विशेषताएं समाज में वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित होती हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि समाज में संपत्ति के स्वामित्व, जो संपत्ति का स्वामित्व है उसके आधार पर निर्मित संपत्ति धारक और वंचित वर्गों के हितों में, जो वंचित वर्ग है उनके हितों में अंतर और विरोध होता है और प्रत्येक वर्ग अपने हित की पूर्ति के लिए अपने वर्ग हित में एक साथ समान रूप से प्रयास करने के लिए प्रेरित होता है। परंतु विपरीत प्रकृति के कारण विपरीत ध्रुव समाज पर स्थित ये वर्ग इस क्रम में पारस्परिक हितों की पूर्ति के आड़े आने लगते हैं। वो पारस्परिक हित की पूर्ति जो है वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए एक बार में प्रारंभ हुआ वर्ग संघर्ष जो है संघर्ष की परिस्थितियों के समाप्त हो जाने तक बना रहता है। एक बार अगर संघर्ष शुरू हो जाएगा तो जब तक संघर्ष की परिस्थितियां समाप्त नहीं हो जाएंगी वो संघर्ष बना रहता है। मार्क्स कहता है कि इसको उसने कहा सामाजिक परिवर्तन की चरम परिणति जो है मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति के रूप में आती है, जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन का एक वाहक बनती है। और उसी ने उसने कहा कि पूंजी की समाप्ति होगी। इसके आधार पर उसने जो उसके मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था कि समाज में हमेशा वर्ग रहेंगे। बोले संघर्ष को खत्म करना है, बोले हमको समाज से वर्ग को खत्म, अमीर गरीब वर्ग है, भारत में जैसे जाति के आधार पर उच्च जाति निम्न जाति का वर्ग है, पूंजीपति और श्रमिकों का वर्ग है। बोले ये सारे क्या होता है कि जो सत्ता में रहता है, जिसके पास ताकत रहती है, वो संख्या में कम रहता है, लेकिन जो श्रमिक है, जो उत्पादन में भागीदार है, वो संख्या में ज्यादा रहता है, लेकिन उत्पादक जो करने वाला रहता है, जो मालिक है, पूंजीपति है, वो इनको तोड़ के रखता है, इनको बिखरने देता है। जिस दिन ये सारे मजदूर एक हो जाएंगे तो सत्ता पलटेगी। इसलिए वो कहता है कि समाज से अगर संघर्ष को खत्म करना है, संघर्ष नहीं रखना है समाज में, तो हमें दोनों वर्गों को खत्म करना पड़ेगा, ना उच्च वर्ग रहे ना निम्न वर्ग रहे। बोले ये जो है इसके कारण ही पूरे समाज में कहीं ना कहीं, इसका उसने उदाहरण भी दिया समाज का। बोले आदिम समाज, आदिम समाज में संपत्ति और उत्पादन का सामुदायिक स्वामित्व था, उसमें किसी एक के पास नहीं थी, पूरे समुदाय की संपत्ति थी और पूरे समुदाय का उत्पादन पे स्वामित्व होता था। फिर प्राचीन समाज आया, इसमें वर्गीय समाज आया, स्वामी और दास वर्ग शोषण आधारित। यहां से देखिए, जिसके पास ताकत थी, जिसके पास मसल पावर था, उसने संपत्ति पे कब्जा कर लिया तो वो शोषण करने लगा। फिर सामंती समाज आया, इसमें कृषक, सामंत और आसामी वर्ग शोषण आधारित कृषि व्यवस्था होने लगी। मतलब जिसके पास जमीन ज्यादा ताकत थी वो कृषि में नौकर के रूप में, दास के रूप में कराता था और शोषण करता था। फिर पूंजीवादी व्यवस्था, बुर्जुआवादी, इसमें पूंजीपतियों का प्रभुत्व, जो कैपिटलिस्ट थे इनका प्रभुत्व हो गया। ये काम कराने के साथ अतिरिक्त मूल्य का भी उसने इसी आधार पे करा है कि वर्ग संघर्ष इसलिए हो रहा है कि दो मजदूर पूरा काम करता है, जी जान लगा के करता है, और जो मालिक है उसको शोषण करता है। 10 घंटे काम कराएगा, पैसा 8 घंटे देगा, तो वो जो 2 घंटा है वो अतिरिक्त मूल्य निकलता है। फिर एक आता है साम्यवादी समाज। ये समाजवादी उत्पादन पद्धति, सामूहिक स्वामित्व पर आधारित औद्योगिक कर्मचारियों की क्रांति के पश्चात अंतिम परिणाम के रूप में निर्मित। बोलता है इस स्थिति में जो है सब बराबर होंगे, सब बराबर, तो कहीं ना वाद होगा, ना द्वंद्व होगा और ना संवाद होगा और ना ही कोई विवाद। तो ये जो है उसका
मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है काफी फेमस सिद्धांत है, हालांकि इसकी आलोचना भी हुई है। बहुत से विचारकों का कहना था कि मार्क्स ने वर्ग को तो स्पष्ट ही नहीं करा, और ये एक तरीके से मार्क्स खुद भी कह रहे हैं कि वर्ग संघर्ष की समाप्ति एक कल्पना है कि जब दोनों वर्ग विहीन समाज हो जाए वो एक आदर्श स्थिति होगी, जो कि ऐसा लगता नहीं है कि संभव हो पाएगी। तो मार्क्स का ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों के लिए जानने योग्य है, क्योंकि समाज में किसी ना किसी आधार पे दो प्रकार के वर्ग होते हैं, उन दो वर्गों के आधार पे ही संघर्ष होता है। जैसे अभी वर्तमान में एक संघर्ष हो रहा है कोरोना काल में। आप देखिए हमारे आपके आसपास के बीच में जो कोरोना पॉजिटिव हुआ जाता है उससे दूरियां बढ़ने लगी। दूसरी चीज, कोरोना फाइटर्स जो हैं, डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस, वॉलंटियर्स, इनके साथ भी कॉलोनी और उसमें भेदभाव होने लगा। शुरू में तो बहुत बुरी स्थिति थी। अब तो चूंकि न्यू नॉर्मल में हम आ गए हैं और न्यू नॉर्मल में आने के साथ अनलॉक 3 में चल रहे हैं, तो लॉकडाउन पीरियड में तो ये जो थे इनके साथ समाज ने दूरी रख ली थी, इनके साथ संघर्ष कर रहा था। तो ये भी दो वर्ग बन गए थे, एक कोरोना पॉजिटिव और कोरोना पॉजिटिव के साथ कोरोना फाइटर वर्ग था, एक नॉन कोरोना फाइटर वर्ग था। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष। तो वो कहता है जब जब समाज में दो प्रकार की स्थिति रहेगी, दो प्रकार के वर्ग रहेंगे, तो संघर्ष निश्चित ही होगा। ये मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है।